नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में भारतीय रेलवे में जो है ग्रुप डी के पद पर जो है 1 लाख से अधिक बहाली चल रही थी, जो 2019 में नोटिफिकेशन निकला था आरआरसी CN 01/2019। उसी के तहत जो है 1 लाख से अधिक पदों लगभग 1,03,000 पदों पर जो है ग्रुप डी में भर्तियों की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें से बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और बहुत लोगों की ज्वाइनिंग अभी जो है अभी चल रही है, और बहुत सारे ऐसे अभी भी सीट्स हैं जो खाली हैं, और अभी आगे के बहुत सारे सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक की डीबी आएगी, और आगे अभी ये जो है उसमें सीट खाली होते रहेंगे, और अन्य जो लड़के फिजिकल पास है उनको नए नए कैंडिडेट्स को जो है जगह मिलती रहेगी, सीट मिलती रहेगी। जो अभी तक जिनको जगह नहीं मिल पाई है, यानी कि जिनको जो है अभी तक डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है, और उन्होंने अगर फिजिकल पास कर रखा है और उनका नंबर 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक भी कम है, तो आशा रखें कि उनको आने वाले समय में उनको ज़रूर बुला लिया जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा दिक्कत उनके लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है जिनका मेडिकल इशू है, जैसे कि उनका आँख वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, या फिर स्पेक्स लगा हुआ है, या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम जिससे कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या उससे बिलो होता है, तो थोड़ा उनको समस्या होगी। लेकिन B1 या उससे ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको समस्या नहीं होगी। अगर 1.5 नंबर, 2 नंबर तक भी नंबर आपके कम है और अभी तक आपको डीवी के लिए कॉल नहीं आया है, तो आने वाले समय में निश्चित ही आपको कॉल आएगा, क्योंकि बहुत सारे सीटें जो हैं ग्रुप डी में वैकेंट रह जाती हैं। बहुत लोग ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे निचले स्तर की नौकरी होती है। इसके बाद जो भी होता है इससे अच्छा ही होता है, तो किसी को भी अगर इससे अच्छा नौकरी मिलती है तो वो इस नौकरी को छोड़ के भी चला जाता है ज्वाइनिंग के बाद भी। तो इसलिए सीटें खाली होती रहती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें जो है अभी तक जो है ये भर्तियां आज तक चल रही हैं उसमें, यानी कि आज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पैनल जो है जारी किए जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी बातें जो है दूसरे वीडियोज़ में होती रहेंगी, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे में, जो नए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उनको जो है क्या भत्ता मिलेगा, या पहले से जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनको कौन कौन से जो भत्ते मिलते हैं, और उनका मूल वेतन क्या है, वेतन क्या मिलता है, ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सब दिखाना चाहेंगे कि जैसे आप सभी को पता है कि ग्रुप डी जो है लेवल 1 का जॉब है। लेवल 1 7वां कमीशन आयोग, जो आपको भी पता है कि 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था, वेतन आयोग के अनुसार जो है इसको जो है ग्रुप डी को लेवल 1 में रखा गया है, और इसका जो 1800 ग्रेड पे बोला जाता है, 1800 ग्रेड पे है, और 1800 ग्रेड पे में जो है बेसिक इनका आपका 8,000 रुपया बेसिक होता है। यानी कि मूल वेतन जो है आपका 18,000 से शुरू होता है, 18,000 बेसिक होता है। उस पर जो है आपको डीए प्रोवाइड किया जाता है, और डीए जो है ये बदलते रहता है, समय के अनुसार बदलते रहता है। जनरली जो है ये साल भर में 2 बार इसमें जो है डीए में रिवीजन किया जाता है। एक तो जनवरी के महीने में, और दूसरा जो है जुलाई के महीने में रिवीजन होता है। ठीक है, तो जनवरी महीने का जो रिवीजन है वो मार्च या अप्रैल में अनाउंस होता है, वो अप्रैल की सैलरी के साथ लगता है। और जो जुलाई वाला जो रिवीजन है, डीए में बढ़ोतरी या जो भी चेंजेज होंगे, वो जो है सितंबर माह या अक्टूबर माह में घोषित होते हैं, और वो अक्टूबर के सैलरी के साथ में ऐड होके मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे करेंट में, जैसे हम करेंट की बात करें, तो अभी वर्तमान में जो आपका डीए चल रहा है, यानी कि जनवरी 2023 के अनुसार जो डीए चला है वो 42% है। तो आपका 18,000 बेसिक है, और 18,000 बेसिक का 42% जो हो जाएगा 7,560, यानी 7,560 रुपया। उसके बाद HRA का जो है 3 तरह का यहाँ पे स्लैब है, जैसे कि XCT है, YCT है, और ZCT है। ठीक है, तो XCT जो सबसे अच्छे वाले शहर होते हैं, जो महानगर होते हैं, वहाँ पर जो है आपको 27% है आपके बेसिक के सैलरी का। और जहाँ पे वाई टाइप का जो सिटी है, वो जैसे कि पटना हो गया, रांची हो गया, इस तरह के धनबाद हो गया, इस तरह का जो सिटी है वहाँ पर जो है 18% हो जाता है। और जहाँ पे बाकी अन्य शहरों में जो इस एक सिटी और वाई सिटी के अलावे जो अन्य जितने भी शहर बच गए हैं, या जो भी प्लेसेज हैं, स्टेशंस हैं, वहाँ पे आपको 9% मिलता है, ये बेसिक का 9%। ठीक है, और ये जो परसेंटेज है ये जो है आपको बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो नए कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, जब आप ग्रुप डी में या लेवल 1 पोस्ट के लिए जब ज्वाइन करते हैं इंडियन रेलवेज़ में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो आपको जो है मिनिमम 1,800 रुपया जो है वो आपका HRA होता है। 1,800 रुपया ZCT के लिए होता है। ठीक है, और 3,600 रुपया जो है आपका
YCT के लिए होता है और 5400 रुपये जो है आपको XCT के लिए होता है। ठीक है, ये मिनिमम जो है HRA आपको मिलता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बेसिक का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आप बेसिक का ये कैलकुलेट करेंगे 9%, तो वो आपका 1800 से कम ही रहेगा। इसलिए जो मिनिमम है, मिनिमम 1800 है। 1800 से वो जब बेसिक का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 9%, 18% या 36%, और वो 1800 से ऊपर हो गया तब वही आपको मिलेगा जो अधिकतम होगा। लेकिन अभी जो है अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 होती है इनिशियल में, तो उसका 9% जो है आपका 1800 से कम होता है। इसलिए आपको जो है मिनिमम 1800 रुपये HRA प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ZCT में। उसके बाद HRA, ये तो हुई HRA की बात। HRA के अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ग्रुप डी कर्मचारी जो अभी नए नए ज्वाइन करेंगे उनको 900 प्लस जो है 900 पे DA का परसेंटेज जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1278 रुपये आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा। ये ZCT के लिए है, और जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक सिटी के लिए और YCT के लिए थोड़े डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, वो शायद 1300 रुपये पे कैलकुलेट हो जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी ग्रॉस सैलरी को देखेंगे यहाँ से। तो ग्रॉस सैलरी यानी कि बेसिक प्लस DA प्लस HRA और ट्रांसपोर्ट, यही आपका जो है मेन सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल है। मेन सैलरी स्ट्रक्चर में यही शामिल है। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो अलाउंसेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन ये आपका मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का वो यही होता है। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका जो सैलरी ग्रॉस सैलरी बनती है। और ये आपका 28,638 जो सैलरी हो गई, ये हो गई आपकी ZCT में, यानी कि सबसे कम जहाँ पे HRA है। लेकिन जहाँ पे जो है अगर आप एक सिटी में या महानगर में कहीं होते हैं तो वहाँ पे आपका जो है सीधे यहाँ पे 3600 और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा लगभग 32,000 के करीब ये पहुँच जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्रॉस सैलरी। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ कटौतियाँ होती हैं आपकी ग्रॉस सैलरी में से। वो कटौतियाँ क्या हैं, तो आपका जो आपको भी पता है कि NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम का ये या न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है, जो कि 2004 के बाद से जितने भी जो कर्मचारी हैं उन सब पे लागू होता है। और ये जो है इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक और प्लस DA दोनों को ऐड करके जितना आता है सम, उसका 10% जो है आपका NPS के रूप में कटौती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक 18,000 और 7560 रुपये आपका DA है। तो इसको जोड़ने से हमें 18,25,560 रुपये आपका जो है बेसिक प्लस DA हुआ है। इसलिए 2556 रुपये आपका जो है 10% हो गया, ये आपका NPS में कटौती हो जाएगा। उसके बाद आपका एक होता है इंश्योरेंस स्कीम का, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये इंश्योरेंस कंपलसरी दिया जाता है। ये 30 रुपीज़ उसका डिडक्शन होता है। बाकी कुछ अन्य डिडक्शंस भी होते हैं, वो डिपेंड अपॉन आपके को किस स्टेट में है और वहाँ के कुछ लोकल गवर्नमेंट के कुछ जो है टैक्सेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 200-300 रुपये नॉमिनल कुछ और भी चार्जेज वगैरह डिडक्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिनिमम जो नेट सैलरी होगी वो 26,052 हो जाएगी सबसे लोएस्ट कैटेगरी की सिटी में। ठीक है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी सिटी में भी अगर आप हैं तो आपका ग्रॉस डिडक्शन, ये जनरल डिडक्शन और इसके करने के बाद जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावे अभी हम लोग बात करेंगे कि कुछ और अन्य जो भी फैसिलिटी जो अन्य क्या क्या भत्ते मिल सकते हैं उसके बारे में चलिए हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने बता दिया कि ये आपका जो है ग्रॉस सैलरी हो गया। क्या होता है कि कुछ जगहों पे आपको अन्य भत्ते के रूप में क्या मिल सकते हैं, तो ओवर टाइम होता है। अभी जो है ओवर टाइम बहुत कम हो चुका है, जनरली ओवर टाइम नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे ओवर टाइम होती होंगी, तो वहाँ पे आपको जो है कुछ ओवर टाइम का अलाउंस मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको जो है नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है। अगर आपको जो है नाइट में ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी का काउंटिंग कब से होता है, 10 बजे से लेके आपका 6 बजे सुबह तक को इसमें जो है नाइट ड्यूटी में काउंट किया जाता है। ठीक है, 10 बजे रात्रि से लेके 6 बजे सुबह तक को नाइट ड्यूटी में काउंट किया जाता है। तो इसके दौरान में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो भी जो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है वो आपके बेसिक के अनुसार जो है निर्धारित किया जाता है। उसके बाद नाइट ड्यूटी के अलावा अगर आपको किसी नेशनल हॉलीडे है, कोई जो है छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी है, तो जैसे कि मान लीजिए होली हो गई, दिवाली हो गई, या फिर दुर्गा पूजा हो गया,
या कोई अन्य फेस्टिवल हो गया, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इस तरीके से गांधी जयंती, इस तरीके का कोई अगर हॉलीडे है और उस हॉलीडे में अगर आपको आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको जो है NHA भी मिलेगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि 384 रुपया प्रोवाइड किया जाता है एक दिन का अगर छुट्टी के दिन में आपका ड्यूटी लगा हो तो। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अलावे जैसे कि कुछ कर्मचारी होते हैं जो कारखाना में वर्कशॉप में जिनकी पोस्टिंग होती है, तो वर्कशॉप में जो पोस्टिंग वाले कर्मचारी हैं उनको जो है कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंसेंटिव, और ये डिपेंड करता है वहाँ के आउटटर्न पे, यानी कि प्रोडक्शन पे, क्योंकि वर्कशॉप का मतलब प्रोडक्शन यूनिट होता है। प्रोडक्शन जहाँ पे जो है वर्कशॉप में जो है नए व्हीकल, नए वैगन या फिर कोचेज भी बनते हैं या फिर इंजन बनते हैं, और जो है पुराने वाले का जो है वहाँ पे ओवरहॉलिंग किया जाता है या मरम्मत किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सभी जगह नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वर्कशॉप जहाँ पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड होते हैं। ये आपके जो है मूल वेतन के अलावा, जो मैंने 4 कंपोनेंट बताया था, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो है ये हो जाता है। उसके बाद वर्कशॉप में ही एक सेक्शन होता है जहाँ जो कि PCO के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जो है आपको जो है PCO अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप अगर डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन से जुड़े हुए किसी शॉप में है या अनुभाग में है, सेक्शन में है, जहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में आप अपना जो है योगदान दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है किसी ऐसे सेक्शन में हैं जहाँ पे जो है आप डायरेक्टली जो है वैगन या कोच प्रोडक्शन या इंजन प्रोडक्शन में नहीं जुड़े हुए हैं, आप जो है किसी अनदर ऑफिस में जो उसका सपोर्टिंग या फिर कुछ काम ऑफिस उस तरीके का ऑफिस है, तो वहाँ पे एक जो है PCO अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये 12% प्रोवाइड किया जाता है। आपके बेसिक का 12% जो है ये हो गया। ठीक, तो ये कुछ तरीके ये जो है आपके भत्ते हो गए। उसके अलावा आप अगर अपने जो है हेडक्वार्टर, जहां आपकी पोस्टिंग है, उस हेडक्वार्टर से अगर 8 किलोमीटर से दूर आपकी ड्यूटी कहीं पे लगती है या आप कहीं ड्यूटी में जाते हैं आप, और तो वहाँ पर आपको उसके कंडीशन में आपको जो है डेली अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि लोग TA भी बोल देते हैं, जिसको ट्रैवल अलाउंस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाता है, और ये आपको जो है किस तरीके से मिलता है मैं बता देता हूँ। इसका कैलकुलेशन जो है वो 12 बजे रात्रि से शुरू होता है, 12 बजे रात्रि से काउंट किया जाता है। और ठीक है, और अगर आपने जो है वो TA में, यानी कि आप अपने हेडक्वार्टर से दूर जो है अगर 6 घंटे से कम रहे हैं, तो आपको जो है 30% TA प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप 6 घंटा से 12 घंटा के बीच में रहे हैं तो आपको 70% प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप जो है 12 घंटा से ऊपर रहे हैं तो अब आपको 100% TA प्रोवाइड किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि लेवल वन के जो कर्मचारी हैं, जो ग्रुप D कर्मचारी हैं, लेवल 1 कर्मचारी हैं, उनको जो है 500 रुपया जो है TA प्रोवाइड किया जाता है 12 घंटा से ऊपर के लिए। ठीक है, 500 रुपया। और बाकी जैसे मैंने परसेंटेज बताया, तो आप इसी के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है अगर 70% वो वाले स्लैब में हैं तो आपको 350 रुपये, और अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं तो आपको जो है 150 TA प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एक्स्ट्रा भत्ते हो गए। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। हर जगह रेलवे का अपना मेडिकल हॉस्पिटल है, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे दवाइयों की सुविधा है। आप वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं, वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा जो है रेलवे कर्मचारी और उनके आश्रित जो भी मेंबर, फैमिली मेंबर हैं, उन सबको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो है आपको जो है रेलवे का जो कुछ बहुत सारे जगहों पर जो है रेलवे का आवास होता है, रेल आवास होता है। ठीक है, रेल क्वार्टर होते हैं, और वहाँ उसमें जो है आपको अगर आपको चाहिए होता है तो आप आवेदन करते हैं रेल क्वार्टर के लिए, और आपके सीनियरिटी के अनुसार जो है अगर आपसे पहले कोई है तो उनको पहले प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका नंबर आएगा तो आपको भी रेल आवास प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको रेल क्वार्टर मिल जाएगा। रेल क्वार्टर